बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 13 सितंबर पाकिस्तान में हफ्ते की रात और सबसे पहले काउंटडाउन 77 डेज टू गो। 77 दिन बाकी हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दूसरी रिटायरमेंट में। जी हां, आप दुरुस्त सुन रहे हैं, दूसरी बार रिटायर होने जा रहे हैं फील्ड मार्शल। पहले रिटायरमेंट हो गई थी, उसके बाद एक्सटेंशन मिली और फिर आर्मी चीफ बने। आप दूसरी बार रिटायर होने जा रहे हैं 29 नवंबर 2025 को। और मजे की बात यह है कि वो दूसरी बार ही एक्सटेंशन जा रहे हैं, क्योंकि पहले एक एक्सटेंशन तो मिल चुकी। लेकिन मैंने साथ साथ आपको यह बताया था कि ये जो बाकी मांदा दिन होने हैं ये बहुत मुश्किल गुजरने हैं, ना सिर्फ फील्ड मार्शल पर बल्कि पाकिस्तान पर और पाकिस्तान की आवाम पर। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि ये दिन इनके जो मगरबी सहूलतकार हैं उन पर भी मुश्किल से गुजरने हैं। एक बॉम्बशेल स्टोरी है जो आपके सामने रख रहे हैं, जिसने बीच बाजार बरहना कर दिया है उन मगरबी ममालिक को, सहूलतकारों को, जो कहने को तो नारे लगाते हैं कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ हैं, डेमोक्रेसी के साथ हैं, रूल ऑफ लॉ के साथ हैं, लोगों के साथ हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जो जुर्म फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके साथियों ने पाकिस्तान में इलेक्शन लूटने का किया, बड़े बड़े मगरबी ममालिक अब नंगे हो रहे हैं कि उन्होंने इस जुर्म के ऊपर पर्दापोशी की, कपड़ा डाल के रखा। ये मैं नहीं कह रहा, ड्रॉप साइट अमेरिका का जरीदा, उन्होंने एक बॉम्बशेल स्टोरी जो है वो पाकिस्तान के बारे में की है। ड्रॉप साइट एक ऐसी वेबसाइट है, एक ऐसा जरीदा है जो पाकिस्तान के बारे में बहुत ही अहम खबरें इससे पहले ब्रेक कर चुका है। साइफर तक को पब्लिश कर चुकी है टीम। इसके अलावा भी जो यूक्रेन की जंग के अंदर पाकिस्तान ने लेन देन करके अमेरिका के जरिए वहां पर असला बारूद बेचा था, रूस के खिलाफ जाहिर है, उसकी भी खबर और पूरी इंफॉर्मेशन इन्होंने ही लीक की थी। बहुत ही उम्दा ग्रुप है ये, 3-4 जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान पर भी इनकी गहरी नजर है और पाकिस्तान के अंदर इनके अच्छे सोर्सेज हैं। इनमें आप सबको पता है मुर्तजा हुसैन, रायन ग्रिम और वकास अहमद। इन्होंने ये स्टोरी की है। स्टोरी क्या की है? इन्होंने मगरबी ममालिक को, खुसूसन कॉमनवेल्थ वालों को नंगा कर दिया है। आप अक्सर कॉमनवेल्थ का वर्ड सुनते हैं, 90% लोगों को तो जरूर पता होगा कि कॉमनवेल्थ क्या है, लेकिन जिन हमारे बुजुर्गों को, बहनों को, बेटों को, माओं को नहीं पता, उनके लिए बता दूं कि ऐसे मुल्क जो कभी किसी जमाने में ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा थे, बर्तानिया का राज, जैसे लार्जर इंडिया जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया था, हम पर जो बर्तानिया का राज था, जो बर्तानिया की मलका थी, उनका तसल्लुत था, ऐसे जिन जिन मुल्कों पर ब्रिटिश राज था, बर्तानिया की हुकूमत थी किसी जमाने में, उन मुल्कों को आज कॉमनवेल्थ कहते हैं। वो कहते हैं कि जी हम इसकी एक कॉमन वेल्थ, मतलब कॉमन तरीके से हम इस पर इन्वेस्ट करेंगे, इसका कल्चर, इसकी इकोनॉमी, इसकी दूसरी शेयर्ड वैल्यूज। वैसे नाम गलत रखा हुआ है, असल बात तो ये है कि ये बताना चाहिए कि ये वो मुल्क हैं जहां से कॉमन तरीके से हमने लूटमार की और सारी दौलत बर्तानिया लाके बर्तानिया को अमीर किया। तो ये कॉमन लूटमार की मार्केट है। लेकिन नाम आपको पता है, ब्रिटिश और जो मगरबी ममालिक हैं वो कोई जुर्म भी करें तो वो इतनी खूबसूरती से करते हैं कि उसको भी अपना तुर्रा इम्तियाज बना लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही उन्होंने फील्ड मार्शल और उनकी रजीम के साथ मिलकर किया। अब ये तो आपको समझ आ गई कि कॉमनवेल्थ क्या है। मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी कभी ब्रिटिश राज की हुकूमत रही है, मलेशिया में रही है, इंडिया पे रही है, बांग्लादेश पे रही है, पाकिस्तान पे रही है, बाकी भी जहां जहां ब्रिटिश राज की हुकूमत रही है या राज रहा है, वो तमाम ममालिक कॉमन वेल्थ कहलाते हैं। पता नहीं ये 56 हैं या 80 के करीब कंट्रीज हैं, एग्जैक्ट मुझे नंबर अब याद नहीं, लेकिन काफी बड़ी तादाद है इन मुल्कों की। अब जरा आगे चलते हैं। जो ड्रॉप साइट है, उन्होंने जो पाकिस्तान के अंदर हर इलेक्शन के अंदर एक कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर ग्रुप आता है। कॉमनवेल्थ के कंट्रीज में से ब्रिटिश राज, आज भी बर्तानिया की हुकूमत हुए रवा है, उसकी जाहिर है उन्हीं के अंडर वो सब कुछ चल रहा है, वो एक इलेक्शन ऑब्जर्वर्स का ग्रुप भेजता है। इलेक्शन ऑब्जर्वर्स का मतलब होता है, आप इसको ऐसे समझिए कि इंटरनेशनल रेफरीज, ऐसे लोग जो आके ऑब्जर्व करते हैं। वो किसी पार्टी की सपोर्ट नहीं करते, ना इमरान खान की, ना नवाज शरीफ की, ना फौज की, ना पीपल्स पार्टी की। उनका काम होता है, क्योंकि ये जो तमाम मगरबी ममालिक हैं, इनके कुछ प्रोफेस्ड प्रिंसिपल्स हैं। प्रोफेस्ड का मतलब कि डिक्लेयर्ड प्रिंसिपल्स हैं कि हम रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े होंगे, हम डेमोक्रेसी के साथ खड़े होंगे, हम फ्री स्पीच के साथ खड़े होंगे, हम ह्यूमन राइट्स के साथ खड़े होंगे। तो जो इनके अपने प्रोफेस्ड प्रिंसिपल्स हैं, उनके मुताबिक आके ये ऑब्जर्व करते हैं कि क्या इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ है। अच्छा, उससे इनको क्या मिलता है? ये जाकर अपनी रिपोर्ट देते हैं और फिर रिपोर्ट पब्लिश होती है। और अगर किसी मुल्क में इंसानी हकूक की, जमहूरियत की, इन सब चीज़ों की पामाली की हो तो ये फिर उसके साथ अपने राव रस्म जो है वो कम कर देते हैं, कारोबार कम करते हैं, उस पर पाबंदियां लगाते हैं ताकि वो जमहूरियत को रिस्टोर करें। अब यहां पर 13 मेंबर्स का एक जत्था कॉमनवेल्थ ने भेजा और उसके जो प्रेसिडेंट थे वो नाइजीरियन साबिक प्रेसिडेंट थे। नाइजीरिया के एक साबिक प्रेसिडेंट को इस जत्थे का हेड बना के, उनका नाम था गुडलक जोनाथन, उनको यहां पर भेजा। और इन 13 लोगों ने पूरी इलेक्शन से चंद दिन पहले ही आ गए थे, जब वो फॉर्म छीने जा रहे थे। याद होगा परवेज अलाई साहब की अहलिया, मुनस अलाई साहब की वालदा और दूसरी खवातीन से जिस तरीके से कागजात, रेहाना डार साहबा दूसरी खवातीन के साथ जो कुछ कर रहे थे, मर्दों के साथ जो कर रहे थे, जैसे कागजात छीने जा रहे थे, जेलों में डाला जा रहा था, काजी लानत जिस तरीके से बल्ले का निशान छीना था, वो सब ये पाकिस्तान में बैठकर देख रहे थे। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उसके बाद एक इलेक्शन हुआ। इलेक्शन वाले दिन जिस तरीके से वो जो सिस्टम पूरे का पूरा था, जिसको इन्होंने ईएमएस जो रिजल्ट सिस्टम था, उसको इन्होंने सारे को बंद कर दिया। फिर इन्होंने मर्जी के फॉर्म 45, 47 जारी किए, रिगिंग की, जीते हुए लोगों को हरा दिया, हारे हुए लोगों को जिता दिया, और इन्होंने पूरा एक फौज किस्म का इलेक्शन जो है, जाली इलेक्शन जो है, उसके नताइज करके एक जाली गवर्नमेंट फील्ड मार्शल साहब ने मुसल्लत कर दी। अब ये तमाम जो 2 लोग आए हुए थे पाकिस्तान में, 2 जत्थे आए हुए थे। एक कॉमनवेल्थ का जत्था था जो 13 ऑब्जर्वर थे, इसी तरीके से ईयू वालों का, यूरोपीय यूनियन का। जाहिर है वो कॉमनवेल्थ से अलग है। ईयू के अंदर आप जर्मनी, फ्रांस, दूसरे जितने भी यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं, उन्होंने भी अपना एक ऑब्जर्विंग ग्रुप भेजा हुआ था, उन्होंने भी एक रिपोर्ट मरतब की। लेकिन तारीख में यह पहली दफा हुआ, पाकिस्तान की तारीख में यह पहली दफा हुआ कि ये जो दोनों ऑब्जर्वर ग्रुप थे, कॉमनवेल्थ भी और ईयू वाले भी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट पब्लिश नहीं की। क्योंकि रिपोर्ट में जो कुछ पाकिस्तान में नंगा नाच हो रहा था, लूट मार का, लिख तो रिपोर्ट उसके खिलाफ नहीं सकते थे। रिपोर्ट में तो लिखना पड़ना था कि कैसे कागजात छीने गए, कैसे बल्ले का निशान छीना गया, कैसे फॉर्म 47, तो रिपोर्ट तो ठीक ही लिखनी पड़नी थी। रिपोर्ट जो लिखने वाले थे उनको भी इन्होंने मैनूवर किया, मैनेज किया, लेकिन उसके बावजूद गंद इतना था। मतलब ऐसे है जैसे कोई शख्स कत्ल हुआ पड़ा है, आप ये कह सकते हैं कि इसको बड़े प्यार से मारा गया, लेकिन कत्ल तो हुआ पड़ा है ना। ये तो नहीं कह सकते कि ये जिंदा है, लाश तो उसकी पड़ी हुई है।
और कोई बंदे की फिल्म भी बनी हुई है किसने मारा है, वो मान भी गया कि मैंने मारा, या उसके हाथों पे खून के निशान भी मिल गए, तो आप फिर इतनी की धांधली कर सकते हैं कि कत्ल हुआ पर बड़े प्यार से हुआ है, या कत्ल हुआ वो इस वजह से हुआ। तो ऐसी हेरफेर इन्होंने की, लेकिन उस रिपोर्ट के अंदर लिखना पड़ा जो कुछ हुआ, और वो रिपोर्ट इतनी गंदी थी कि अगर वो पब्लिश हो जाती तो ना फील्ड मार्शल साहब के पल्ले कुछ रहता, ना पाकिस्तान के, ना कॉमनवेल्थ के, ना इनके जो बैरूनी आका है उनके पल्ले कुछ रह जाता। तो तारीख में पाकिस्तान की ये पहली दफा हुआ कि ईयू और कॉमनवेल्थ दोनों ने, आपको यकीन नहीं आ रहा होगा अपने कानों पर, दोनों ने 1.5 साल तक इस रिपोर्ट को दबाए रखा। तो फिर अब क्या हुआ? अब ड्रॉप साइट, जिनकी ये मायनाज टीम है, जो मैंने बताया पहले भी साइफर और यूक्रेन जंग के बारे में बहुत कुछ पब्लिश कर चुके हैं, उन्होंने अब इस रिपोर्ट को, पूरी की पूरी रिपोर्ट को जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, वो उन्होंने लीक कर दी है, पब्लिश कर दी है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे उन्होंने साइफर का कंटेंट जो है वो पब्लिश कर दिया था। इस टीम ने अब पूरी की पूरी रिपोर्ट सामने रख दी, और उस रिपोर्ट के अंदर ऐसे ऐसे होशरुबा किस्म के इंकशाफात हैं, इतनी नंगी धांधली है। लेकिन उससे भी अहम बात यह है कि ये जो तमाम ममालिक, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ब्रिटेन की बात कर रहा हूं, इंग्लैंड की, ये तमाम ममालिक जो कहते हैं हम रूल ऑफ लॉ के लिए, आप सोचिए, और जर्मनी, फ्रांस, इन सब ने फील्ड मार्शल के साथ मिलकर, इस रजीम के साथ मिलकर, सोचिए कि इस घिनौने काम के ऊपर कैसे पर्दा डाला। 1.5 साल तक ईयू के अंदर, अब मैं कॉमनवेल्थ की बात नहीं कर रहा, ईयू की बात कर रहा हूं, वहां पर बार बार वहां के शहरियों ने, ईयू के शहरियों ने ईयू को कहा कि आपने अपना जत्था भेजा था, उसकी रिपोर्ट, उन्होंने रिपोर्ट जारी करने से इनकार कर दिया। आखिरकार वो एक अदालती फोरम पर चले गए, ईयू के सिटीजन की जो पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ उस पर आपकी जो रिपोर्ट है वो जारी करें। आपको पता है उन्होंने अदालत में आकर क्या कहा? अगर ये रिपोर्ट जारी की तो हमारे जो इंटरनेशनल सफारती अहदाफ हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको नुकसान पहुंचेगा, इसलिए ये रिपोर्ट पब्लिश नहीं की जा सकती। इतने गंदे और इतना गंदा और नंगा धंधा है ये। लेकिन आप देखिए कि कितने मैं ये कहूंगा बेशरम मुंह के साथ ये ममालिक फिर भी कह देते हैं कि हम रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच और पता नहीं किस किस के लिए खड़े हैं। बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि कितने डुअल स्टैंडर्ड्स हैं इन सब के, और किस तरीके से इन्होंने लोगों को पागल बनाया। अब जब ड्रॉप साइट के हाथ में ये मुसव्वदा आ गया, जो कि मैंने आपको बताया कि कॉमनवेल्थ की है, ईयू वाली अभी तक नहीं आई किसी के हाथ में, कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट जब आ गई तो ड्रॉप साइट ने कॉमनवेल्थ को कहा कि आपने अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं पब्लिश की? हमारे पास रिपोर्ट है, ये हम आपको भेज रहे हैं, बताइए रिपोर्ट सच है कि नहीं। अब उसे झूठ तो कह नहीं सकते थे, क्योंकि अगर कहेंगे, अगर इन राइटिंग में झूठ बोलेंगे तो कल को इन्हें वहां की अदालतों में सजा हो सकती है। तो फिर आपको पता है आगे से क्या जवाब दिया कि हम इस महीने के आखिर पर ये रिपोर्ट पब्लिश करने वाले थे। उन्होंने सवाल पूछा कि ये अब जब हमने आपको कांटेक्ट किया उसके बाद ही आप इस महीने के आखिर पर, ये 1.5 साल से आपने क्यों रोक के रखी है? ड्रॉप साइट का कहना है कि रिपोर्ट इसलिए रोकी जा रही है कि जो 21 सितंबर के करीब जो शहबाज शरीफ ने आकर तकरीर करनी है न्यूयॉर्क के अंदर, जो आपको पता है कि जनरल असेंबली का इजलास होता है वहां पर, उसके बाद इसे पब्लिश करना चाहते हैं ताकि नंगे हों, लेकिन इस इवेंट के बाद हों। हम पाकिस्तान से सबसे पहले ये स्टोरी आपके सामने ब्रेक कर चुके हैं कि फील्ड मार्शल साहब का भी प्रोग्राम है 18 तारीख को इंग्लैंड आने का और 21 तारीख को न्यूयॉर्क आने का। हमारे पास ये भी इत्तलात है कि न्यूयॉर्क में वही जो उनके यहाँ दोस्त हैं, जो इसराइल के बहुत बड़े सपोर्टर और प्रमोटर हैं और इसराइल के बहुत बड़े लवर हैं, और वो कहते हैं कि इसराइल के साथ मुसलमान के जितने भी मुल्क हैं वो ज्यादती कर रहे हैं, वही, जी हाँ, मैं तारड़ साहब की बात कर रहा हूँ। हमारी इत्तलात ये है कि शायद वो उनको होस्ट कर रहे हैं न्यूयॉर्क के अंदर किसी न किसी काम के लिए, कोई ना कोई इवेंट हो रहा है यहाँ पर, अभी उसकी इत्तलात मजीद नहीं है। और इसी तरीके से कोई इवेंट जो है वो बर्तानिया में भी हो रहा है। अब अभी तक का यही प्रोग्राम है, क्योंकि मुल्क में सैलाब आया हुआ है, प्रेशर बहुत है। आज भी फील्ड मार्शल सैलाब के इलाकों में गए हैं, उसके बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन क्योंकि मुल्क में सैलाब आया, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये इस चीज को कैंसिल कर दें। लेकिन फिलहाल तक फील्ड मार्शल का भी प्रोग्राम है, और वजह मैंने पूरी बताई थी कि उनको डर है कि कहीं शहबाज शरीफ ट्रंप के साथ तस्वीर ना खिंचवा ले, इसलिए वो डंडा लेकर अपने अर्दली के साथ आ रहे हैं कि अर्दली को लीश पर रखें और पटा डालकर रखें और उसको साथ ही वापस लेकर जाएं। माजरत इन अल्फाज पर, ये पटे वाला मुझे पता है सख्त लफ्ज़ है, इस पर मेरी माजरत, लेकिन लीश चलें कह लें। हमें कई दफा अंग्रेजी के ताज बरतानिया के अंदर रहे हैं तो अंग्रेजी में गाली दें तो हमें अच्छी लगती है, पंजाबी उर्दू में कहें तो हमें जरा बुरी लगती है। आप किसी को ये कहें ना कि मैंने प्यार का इजहार करें, बाकी छोड़ दें, मोहब्बत का इजहार करें, वो पंजाबी में करें तो अगले कहते हैं चल लुच्चा, और अगर आप अंग्रेजी में करें तो वो बड़ा जरा स्टाइलिश लगता है। तो ये हमारी डुअलिटी है, हमारे दिमागों के अंदर हमने ये सरायत कर ली हुई है। हमें अपनी जुबान जो है वो ज्यादा नंगी नंगी लगती है, गंदी गंदी लगती है, दूसरों की जुबान हमें बड़ी मुहज्जब लगती है। लेकिन बार आगे चलते हैं तो ये जो सारी सूरत हाल हुई। अब ड्रॉप साइट ये लिखता है कि ये मामला शुरू कहां से हुआ। ड्रॉप साइट कहता है कि जब यूक्रेन की जंग शुरू हुई तो जितने भी यूरोपियन मुल्क थे पाकिस्तान में, उनके एम्बेसडर ने सफारती जो आदाब थे उनके खिलाफ, सफारती जो आदाब थे, जो वे ऑफ डूइंग है, उसके खिलाफ जाकर एक खत लिख दिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कि आप यूक्रेन की जंग में आप बिल्कुल दरमियान में ना रहें, आप साइड पिक करें, आप उस वहां पर कोई मुतवाजन अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना लें, आप बैलेंस स्टेटमेंट ना दें जैसे इंडिया ने दी, दूसरे मुल्कों ने दी, उन्होंने कोई साइड पिक नहीं की। लेकिन पाकिस्तान, क्योंकि हमें तो फकीर समझते हैं ना, हमारी तो आजाद पॉलिसी ये मानते ही नहीं है, तो उन्होंने इमरान खान के ऊपर प्रेशर दिया कि आप साइड पिक करें और आप यूक्रेन को असला बारूद भी सप्लाई करें, रूस के खिलाफ खड़े हों और हमारे साथ खड़े हों। तो इमरान खान साहब ने तब भी यही बयान दिया था कि आप इंडिया को ये फैसिलिटी देते हैं कि आप अपनी मर्जी की पोजीशन ले सकते हैं, तो हम अपनी आजादाना पॉलिसी क्यों नहीं बना सकते। तो ड्रॉप साइट कहता है कि वो वक्त था जब ये यूरोपियन ममालिक सारे इमरान खान के खिलाफ हो गए, और इसी वजह से ये रिपोर्ट्स जो हैं वो दबाई गई हैं, ये ड्रॉप साइट का कहना है। और साथ साथ उनका ख्याल ये भी है, जब उन्होंने मजीद लोगों से बातचीत की तो उनका ख्याल ये कि ये भी इनको फिक्र है कि अगर जो ये सारी चीज बाहर निकली इस वक्त, तो जाहिर है इस वक्त फील्ड मार्शल को भी उसका नुकसान होगा, जो इस वक्त यूक्रेन की जंग है उस पर भी नुकसान होगा, बाकी मामला में भी नुकसान होगा। क्योंकि यहां आपने याद रखना है कि इमरान खान की हुकूमत गिराकर उसी जनरल बाजवा ने, ये ड्रॉप साइट ही खबर दे चुका है, यूक्रेन को छुपकर असला बारूद सप्लाई किया था। गालिबन $900 मिलियन का गालिबन ये स्टोरीज आई थी कि पाकिस्तान ने असला और बारूद जो था वो अमेरिका के रास्ते बेचा था यूक्रेन को। इमरान खान होते तो उनकी बैलेंस अप्रोच जो थी उसमें वो रूस को भी अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहते थे, अमेरिका को भी नहीं, यूरोप को भी नहीं। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से अमेरिका की और इंडिया की पिछले 2 महीनों से ठनी हुई है। सदर ट्रंप बार बार इंडिया के ऊपर हमले कर रहे हैं और उनका जो उनके ऊपर टैरिफ था वो 50% और फिर कहा 100% और फिर कहा तुन के रख दूंगा, जैसे हाफिज जी ने तुन के रखा हुआ है।
लेकिन अगर वहां कोई जनरल बाजवा होता तो उसने अभी तक मोदी की हुकूमत गिरा देनी थी और आके कहना था मेरे अजीज हमवतनों, मुल्क के वसीतर मफाद में मैं आ गया हूं और अब हम अच्छी पॉलिसी लेकर चलेंगे। ये तो पागल आदमी था जो बैठा हुआ था। वहां के आर्मी चीफ ने ऐसा नहीं किया। वहां का आर्मी चीफ जो है वो अपने दिफा के काम तक रहा और नरेंद्र मोदी ने अपनी पॉलिसी खुद बनाई और आज वही अमेरिका दोबारा कह रहा है कि मोदी हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है और दोबारा से अपने मामला ठीक कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की किस्मत में, क्योंकि ये जो चांद सितारे हैं, जो जनरल बाजवा, जनरल आसिम मुनीर साहब, ये जब वसीतर मुल्की मफाद में खुद साख्ता रोल पे कर लेते हैं और बैठे हुए वज़ीर आज़म को टिकने नहीं देते, तब वेस्ट भी अपनी मर्जी की यहां पर पॉलिसियां बनाता है और इस मुल्क को उन्होंने अपनी चरागा बना लिया है। जो उनका दिल करता है वो करते हैं। तो ये सब कुछ हुआ और इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो रिपोर्ट की गई हैं। अब मैं जाऊंगा तो फिर दूसरी खबरें रह जाएंगी, लेकिन इसमें एक बड़ी उन्होंने इंटरेस्टिंग बात बताई कि इसहाक डार, ये ड्रॉप साइट कह रहा है, ये स्टोरी कह रही है कि इसहाक डार जो पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर है, उसने बार बार कॉमनवेल्थ के हेड ऑफिस का दौरा किया और इतने दौरे पहले कभी नहीं किए गए जितनी कंसिस्टेंसी के साथ इसहाक डार ने दौरे किए और कॉमनवेल्थ की जो प्रेसिडेंट हैं उनको तोहफे भी दिए। बाकायदा साथ उन्होंने वीडियो का लिंक भी जारी किया जो हुकूमत पाकिस्तान ने खुद वीडियो जारी की हुई है इसहाक डार का कॉमनवेल्थ को मिलना। तो आप जरा गौर कीजिए कि कैसे इन सब ने मिलकर काम किया, कॉमनवेल्थ हो या तो मेरी रिक्वेस्ट होगी पाकिस्तानियों से कि कॉमनवेल्थ के दफ्तर के सामने भी एक मुजाहरा हो जाए, वहां की जो उनकी प्रेसिडेंट है कॉमनवेल्थ की उसकी तस्वीर लगा के उसको भी जरा एक शेम का पैगाम दिया जाए, इन सबको एक्सपोज किया जाए कि ये सब कितना मकरूह धंधा करते रहे और पाकिस्तानियों की जाने गई। अगर ये इलेक्शन का नतीजा ठीक आ जाता तो उसके बाद जितना जुल्म हुआ पाकिस्तान में वो ना होता। इसके साथ साथ इसी रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी एग्जांपल्स भी दी गई। बताया गया कि कैसे जो ईएमएस सिस्टम था वो डिले कर दिया गया, कोलैप्स करा दिया गया ताकि नतीजे टाइम पे ना आए, कैसे फॉर्म 45, 46 ऑल्टर किए गए, कैसे फिर फेक वोटर टर्नआउट, कहीं पर 100% से भी ज्यादा वोट डाल दिए, जितने कुल वोट थे उससे भी ज्यादा। हैरानी की बात आपको ये होगी कि एक पोलिंग स्टेशन पे तैमूर झगड़ा को -33 वोट मिले। सिफर वोट तो आपने सुना होगा, किसी को नहीं मिला कोई भी वोट तो सिफर हो गया, उसको -33 डाल दिए एक जगह के ऊपर क्योंकि दूसरे के वोट वैसे बढ़ नहीं रहे थे। तो ये खैर इस रिपोर्ट के अंदर शायद चीज नहीं है -33 वाली, मैंने कम से कम नहीं पढ़ी, ये मुझे वैसे पता है फैक्ट। लेकिन जो चौथी चीज है वो जो ईसीपी की वेबसाइट के ऊपर मिसिंग मोडिफाइड फॉर्म्स हैं वो उन्होंने बताया। फिर उन्होंने कराची PS 129 का स्कैंडल बताया कि जहां से जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम को जीता हुआ करार दिया, लेकिन उन्होंने खुद आके टीवी पे कहा कि मैं नहीं जीता हुआ, यहां से पीटीआई का बंदा जीता हुआ है और इलेक्शन कमीशन ने उनकी जीत का नोटिफिकेशन कर दिया। तो ये इस रिपोर्ट के अंदर सब कुछ था, सब एग्जांपल्स थी, सब चीजें थी। लेकिन कॉमनवेल्थ ने, पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स ने, वेस्ट ने अपने एजेंडे के ऊपर रहते हुए, ताकि इमरान खान को सजा इस चीज की मिली है कि उसने पाकिस्तान के लिए एक इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी बनाने की कोशिश की। जब तक मुल्क का आर्मी चीफ जो है वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी नहीं बनाने देगा और मेरे हमवतनों और कौम के वसी मफाद का फैसला खुद करेगा और बैरूनी आकाओं के कहने पर करेगा, तब तक पाकिस्तान में कोई वज़ीर आज़म अपना वक्त पूरा नहीं कर सकेगा, सिर्फ कोई अर्दली ही कर सकेगा जैसा आज बैठा हुआ है जो बूटों के अंदर बैठा रहता है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। माजरत बहुत लंबा हो गया, मैं चाहता तो दूसरी खबरों को भी ऐड करना था इसलिए तेज भी की, लेकिन इस खबर को आपको डिटेल में बताना भी बहुत जरूरी था। जलालपुर, ये जरा सीन देखिए, जलालपुर सब डूब चुका है। ये जलालपुर का गांव है, इसके इर्द गिर्द आप देखिए कि पानी पानी है, ऐसा लग रहा है समंदर के अंदर कोई जजीरा है। ये जो घर है ये भी आधे आधे डूब चुके हैं, ये जो आपको मकान नजर आ रहे हैं ये भी आधे आधे डूब चुके हैं, इर्द गिर्द से कोई राब्ता वास्ता नहीं है। ये जरा वीडियो देखिए, छोटी सी पट्टी है, उसके ऊपर लोग ही लोग बिस्तरों के ऊपर सोए हुए हैं, इनके पास कोई टेंट नहीं है, कोई बेयारो मददगार हैं ये लोग। और आप सोचिए कि इनके पास जगह भी नहीं है, इन्होंने बाथरूम जाना है तो वो भी इसी पट्टी पे जाना है, जगह नहीं है। इसी के ऊपर लाइनें लगा के चारपाइयां, ये सिर्फ अपने चंद घंटे तो यहां गुजार सकते हैं, लेकिन इन्हें चंद दिन वहां गुजारने पड़ रहे हैं। बहुत बुरी हालत है साउथ पंजाब की। और जो ये आपको झूठ बोलते थे बार बार, ये रजीम, ये जो लेफ्टिनेंट जनरल इनाम एनडीएमए के, उसके बाद पीडीएमए, ये हुकूमत, आईएसपीआर साहब, आर्मी चीफ साहब भी सारे जाके ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, वो बताते थे अचानक इंडिया से, ख्वाजा आसिफ ने खैर ये नहीं कहा था, बाकी ने कहा था इंडिया ने अचानक पानी छोड़ दिया। चलो छोड़ दिया, नारोवाल में तो अचानक छोड़ दिया, अब तो 15 दिन बाद पानी पहुंचा आगे अलीपुर में, वहां आपने क्या किया? वहां पर आप बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहे, ये लोग मारे गए हैं। और दूसरी तरफ मरियम साहबा वहां खिताब करने गई हैं, ये जरा एक छोटा सा टुकड़ा सुनिए और गौर कीजिए कि मरियम साहबा कितनी दूर खड़ी हैं लोगों से, डर है लोगों का कि लोग अंडे और दूसरी चीजें इन पर ना कहीं फेंक दें। ये जरा सुनिए। आप ठीक हो साहब, आपने फिक्र नहीं करनी, जो भी नुकसान हुए पानी उतर जाए, इंशाल्लाह पूरा करेंगे। अल्लाह खैर करे सी, अल्लाह खैर करे सी। देख लिया आपने, 1 किलोमीटर दूर, शायद कोई आधा किलोमीटर दूर खड़ा किया हुआ है और वहां से एक पकड़ के जो स्पीकर है छोटा सा, उसके ऊपर लोगों से पूछ रहे हैं आप लोग कैसे हैं, आप लोग ठीक हैं? भाई वो कैसे हैं आपको नजर नहीं आ रहा? यारो मददगार है ये पूछने की कोई, आप लोग कैसे हैं, आप लोग ठीक है? तो यहां से शुरू करेंगे, मुझे पता आप ठीक नहीं है, मुझे पता आप लुट गए, पुट गए, मैं ये लेके आई हूं आपके लिए। और लेके क्या आई है? ये 2 तस्वीरें देखें, ये एक चिप्स का पैकेट है, एक जूस का डब्बा है, और इसके ऊपर जो मरियम साहबा का फोटो चिपका हुआ है, जो इसके ऊपर ये थैला है या बैग है, उसकी कीमत ज्यादा है जो अंदर चीजें। हैरान हूं इस खातून के कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर, ये किस कदर निगलेक्ट रही है जिंदगी में, इन्हें अपनी किस कदर प्रोजेक्शन की जरूरत है। मुझे गिला है अपने भाई सफ्तर के साथ, वो इनकी बिल्कुल तारीफ नहीं करते रहे, काश वक्त पर इनकी तारीफ की होती, इनके अंदर ये जो एहसास कमतरी है अपने आप को ऐसे प्रोजेक्ट करने की काम होती तो आज पूरा पाकिस्तान इनकी इस दिमागी हालत से महफूज रहता। बहरहाल आगे नदीम अफजल चंद साहब ने बहुत बड़ा एक धमाका किया, उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने झूठ बोला था कि मरियम नवाज जो है उनकी कारकर्दगी अच्छी है। ये जरा सुनिए वो क्या कहते हैं। चेयरमैन बिलावल साहब उस दिन पंजाब के दौरे पर गए भी तो उन्होंने तारीफ भी की उनकी, एक अच्छा जेस्चर देने के लिए कि मेहनत कर रही है, लेकिन यकीन जानिए वो मेहनत सिर्फ टिकटॉक की हद तक है। आज साउथ पंजाब में आप जाके लोगों का हाल देखें, इलाहाबाद की आड़ में जो करप्शन हो रही है, मैं 1-2 जिलों में गया हूं, वहां कहा जाता है कि जिला कौंसिल के फंड से जो गवर्नमेंट फंड दे रही है कि 200 देग पाके जा रही है, बिल तो 200 देगों का बन रहा है, साइलेज का बिल बन रहा है कितने जानवर को, लेकिन प्रैक्टिकली वो साइलेज वो देके जो चावलों की पकी हुई या वो सालो सामान वो किसानों को या आम आदमी को उस कैपेसिटी में नहीं मिल रहा। सुन लिया आपने, वो कहते हैं हमने तो रस्मन कहा था, लेकिन इनकी कोई कारकर्दगी नहीं है।
तो आप जरा गौर कीजिए, ये मिलकर खेलते हैं पर एक दूसरे पे हमला भी करते हैं। वो कसूर गए, उन्होंने कहा कि मरियम नवाज बहुत मेहनत कर रही हैं। आज उन्हीं का पार्टी का सीनियर लीडर, स्पोक्स पर्सन उनके, एक मोहतरम पॉलिटिशियन है नदीम अफजल चांद साहब, वो टेलीविजन पर कह रहे हैं कि हाँ मेरे लीडर ने मरियम नवाज के लिए झूठ बोला था, किसी काम की नहीं है और उन्होंने झूठ बोला था। तो दोनों के हालात देख लें कि मतलब एक दूसरे की बैक स्क्रैच कर रहे हैं, ये एक दूसरे को जो है तू मेरे को मलक आखी, मैं तेरे को फलां आकांगा, ये वो काम चल रहा है इनका। इनके पल्ले जो है वो कुछ नहीं। ये आगे जरा गौर कीजिएगा, ये आर्मी चीफ साहब की तस्वीर देखिए, ये सामने अलीपुर आज आर्मी चीफ भी गए थे, वहां पर जरा तस्वीर देखिए, सामने आर्मी चीफ साहब, सामने पब्लिक बैठी है और आर्मी चीफ साहब कारपेट के ऊपर बैठे हैं। आर्मी चीफ साहब के लिए एक पंखा भी लगा हुआ है, आर्मी चीफ साहब के लिए पीछे स्टैंड भी है, आर्मी चीफ साहब के लिए सामने भी चीजें, आप पानी भी, मिनरल वाटर पड़ा हुआ है, और ये सामने बेचारे मलूकड़े जिनके टैक्स के पैसों से आर्मी चीफ साहब को भी और सबको तनख्वाहें भी मिलती होंगी, इनके नीचे कोई, इनके पाँव में जूता भी नहीं है तो कारपेट कहां देना है उनके नीचे। ये दो पाकिस्तान है, ये दो कौमी नजरिया है। मुझे नहीं पता था इस दो कौमी नजरिए के लिए पाकिस्तान बना था, हम तो कोई और ही दो कौमी नजरिया समझते रहे, लेकिन असल में दो कौमी नजरिया ये है जो आपके सामने। यही काम मरियम नवाज करती हैं, उनके लिए रेड कार्पेट पड़ता है, यही काम फील्ड मार्शल साहब करते हैं। मतलब ये जब अशराफिया आती है गरीब को ट्रीट करने पर तो ये सब एक जैसे हो जाते हैं। आखिरी खबर जो क्विकली मैंने आपके सामने रखनी है वो खबर यह है कि तैमूर सलीम झगड़ा, जी हाँ, उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया है और उससे पहले एक जर्नलिस्ट ने स्टोरी किया है पेशावर से, बहुत ही वो भी बॉम्बशेल स्टोरी है, जिसमें उस जर्नलिस्ट ने ये बताया कि जो तैमूर सलीम झगड़ा का हल्का था और उसके अलावा कुछ और हल्के थे, इनके बारे में कंप्लेन कर रखी थी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट केपी में, और कहा था कि इन लोगों को इंटरव्यू करें कि ये जो फॉर्म इन्होंने चेंज किए, क्योंकि ये तमाम जो इंप्लॉई हैं ये एंटी करप्शन के इंप्लॉई, ये हुकूमत केपी के इंप्लॉई हैं, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर वगैरह वहां पर इलेक्शन वाले दिन थे, तो इन सबके इंटरव्यूज करें और फाइंड आउट करें कि इनके असल वाले फॉर्म 47 कौन से हैं या 45 कौन से। तो उन्होंने 5 लोगों को बुलाया, 5 में से 2 लोग आए और दोनों खवातीन थी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थी। ये एंटी करप्शन जो केपी है उसके सामने दोनों खवातीन ने अपने जो बयान कलमबंद करवाए, उन्होंने कहा कि हमारा असल फॉर्म 45 वो है जो तैमूर झगड़ा के पास है, जिस पर वो जीते हुए हैं। जो फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है, जिस पर तैमूर झगड़ा हारे हैं, उस पर हमने साइन नहीं किए। लेकिन हैरत की बात यह है कि 1.5 साल से केपी हुकूमत, जिसमें ब्रिगेडियर मुसद्दक साहब मेरे बड़े दोस्त हैं, मोहतरम हैं, वो इसके ऊपर आगे नहीं चल रहे हैं। इमरान खान साहब बार बार जेल से कह रहे हैं कि आप लोग ये काम आगे करें, ना अली अमीन गंडापुर साहब की क़यादत में इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है, ना ही ब्रिगेडियर मुसद्दक इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इससे तो वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि इसका फायदा जनरल्स को, जनरल आसिम मुनीर और उनके साथियों को, और उसके साथ साथ जो रजीम है उसको मिल रहा है, क्योंकि तैमूर सलीम झगड़ा की या भंगश साहब की सीट की बात नहीं है। अगर ये प्रूव कर दिया जाता, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ब्रिगेडियर मुसद्दक अपना काम कर देते और ये प्रूव हो जाता, तो फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर, जैसे आज रिपोर्ट शाया की है ड्रॉप साइट ने, ना भी करती तो क्या होता, सबको पता इलेक्शन चोरी है, लेकिन अब जब डॉक्यूमेंट कर दिया स्टोरी को, तो उसके बाद पूरी दुनिया इस सारे इलेक्शन को अब मुनफरद तरीके से देखेगी इस रिपोर्ट के बाद। इसी तरीके से अगर केपी का एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ब्रिगेडियर मुसद्दक साहब की क़यादत में अपना काम वक्त पर कर दे, अभी भी मेरी हाथ जोड़कर उनसे मेरा इल्तमास है कि इमरान खान आपको बार बार, आपको भी और अली अमीन गंडापुर को भी कह चुके हैं, ये आपने एहसान नहीं करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये नहीं कि आपकी पार्टी का काम है, ये ईमानदारी का काम है। दूध का दूध पानी का पानी सामने लाएं, सारे लोगों को बुलाएं। आप तो जर्नलिस्ट ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि 2 लोगों ने आपको बता दिया, तो जब बता दिया तो आप इसे पब्लिक क्यों नहीं करते? आप दूसरे लोगों के इंटरव्यूज क्यों नहीं करते? ये केपी गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, इनकी प्रमोशन, इनका सब कुछ आपके पास है। जिसने मेरिट पे काम किया उसको रिवॉर्ड करें, जिसने नहीं किया उसे पनिश करें। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे खुदा ना खास्ता, ये मैं नहीं कह रहा कि ऐसा हो रहा है, हतमी बात नहीं कह रहा, लेकिन जो इसमें से तासर आ रहा है वो ऐसे जैसे हमारी अपनी हुकूमत मिलकर हमारे खिलाफ साजिश कर रही है। तो ये भी एक बहुत ही खतरनाक स्टोरी है जो केपी से डेवलप हो रही है। इसके ऊपर मैंने ट्वीट भी किया है, मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा अपनी केपी गवर्नमेंट से कि वो, मुझे पता है मेरे पर अब एक और हमला होगा कि इसे पॉलिटिकल कमेटी से निकाल दें, इसे कोर कमेटी, आप मुझे दुनिया से निकाल दें, लेकिन ये जो इमरान खान के साथ बैठकर जुल्म हो रहा है, इस पर खामोश रहने से बेहतर है कि आपने मुझे जहां जहां से निकालना निकाल दें, इस पर हमें बात करनी पड़ेगी। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।